आज मैं पढ़ता हूँ बंगाल। बंगाल का विभाजन, बंगाल के बारे में क्या क्या है बंगाल में, देखता हूँ सब कुछ। ये बंगाल है ना, इसकी है जी, बंगाल है जी मुगलों के अधीन था। किसके अधीन था उस टाइम? है जी मुगलों के अधीन है जी। किसके अधीन था बंगाल? मुगल शासक है ना, उनके अधीन था। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान है और अलीवर्दी खान है जी। बंगाल की है जी क्या की थी? स्थापना की थी 1717 ईस्वी में। इसके बाद में है जी, अब देखता हूँ मैं किसको, मुर्शिद कुली खान है ना, इसके बारे में देखते हैं अब देखिए, ये मुर्शिद कुली खान है ना दोस्तों। ये मुर्शिद कुली खान, ये 1717 से लेकर 1727 तक शासन किया था इसने। 1717 से 1727 तक किसने शासन किया? मुर्शिद कुली खान ने किया था। और फिर उस 1700 ईस्वी में औरंगजेब था ना, उसने 1700 ईस्वी में इसे दीवान बनाया था मुर्शिद कुली खान को, बंगाल का है जी। क्या बनाया था? दीवान बनाया था, दीवान है जी 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में क्या बना दिया गया था? औरंगजेब ने इसे दीवान बना दिया गया था, कहाँ का? बंगाल का। फिर 1717 में कौन आता है? फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर इसे बंगाल का क्या बना देता है? सूबेदार बना देता है। किसको? मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंगाल का एज दीवान के सूबेदार किसे बना दिया गया था? मुर्शिद कुली खां को। अब मुर्शिद कुली खां क्या क्या करता है उसके जीवन काल में, उसको देखते हैं। मुर्शिद कुली खां ने एज मुर्शिदाबाद को अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया था। मुर्शिद कुली खां ने क्या बना लिया था? मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बना लिया था। मुर्शिदाबाद को अजय मुर्शिद कुली खां ने। इसके बाद में देखिए, मुर्शिद कुली खान ने ईज़ेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ईज़ेदारी व्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? ईज़ेदारी व्यवस्था का मतलब होता है ठेके पर है जी लगान वसूलना। ठेके पर क्या करना? लगान को वसूलना ईज़ेदारी व्यवस्था होती है। ठेके पर लगान को वसूलना। मुर्शिद कुली खान ने इसे चालू किया था ईज़ेदारी व्यवस्था को। है शुरुआत किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने ईज़ेदारी व्यवस्था की है, ठेके पर लगान को वसूलना। इसके बाद में कौन कौन शासक आते हैं उसको देखिए। मुर्शिद कुली खां के बाद में अजय शासक आ जाएगा सिजाउद्दीन आ जाएगा। 1727 से 1739 तक सिजाउद्दीन का शासनकाल रहता है। फिर इसके बाद में सरफराज आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सरफराज दूसरा शासक हो जाएगा। तीसरा सरफराज आ जाएगा 1739 से 1740। फिर जी के बाद में चौथा शासक आ जाएगा अलवर्दी खां। अलवर्दी खां शासक आ जाएगा 1740 से 1756 तक। हम 1740 से 1756 तक अलवर्दी खां का शासन रहता है। मैं इसको ही पढ़ूंगा, अलवर्दी खां ने क्या किया था उसके जीवन काल में 1740 से 1756 तक। अलवर्दी खान है जो यूरोपियों की तुलना है, जो यूरोपीय वासी थे ना, उनकी तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी। यूरोपियों की तुलना किससे की थी? अलवर्दी खान है जो यूरोपियों की तुलना की थी मधुमक्खियों से की थी। और 16 वर्ष तक है जी अलवर्दी खान ने 16 वर्ष तक क्या किया था? 16 वर्ष तक कभी भी है जी मुगल शासक है ना, उनको कर नहीं दिया था इसने, कर नहीं दिया 16 वर्षों तक है जी मुगल शासकों को। दोस्तों 16 वर्षों तक है जी अलवर्दी खां है ना, इसने जी कभी भी मुगल शासक है ना उन्हें कर नहीं दिया। क्या नहीं दिया था? कर नहीं दिया। और यूरोपियों को क्या कहा था इन्होंने यूरोपियों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी अलवर्दी खां ने। और इसने तकावी ऋण दिया था। तकावी ऋण किसने दिया था? अलवर्दी खां ने। एक बार जो ऋण दे दिया जाता है ना और फिर पूरी साल तक ऋण नहीं दिया जाता है, उसे कहते हैं तकावी ऋण। इस तकावी ऋण की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत की थी तकावी ऋण की है। और जब अब देखिए अलवर्दी खां है ना, इसको है जो कौन परेशान करने लग गए दोस्तों। देखिए अलवर्दी खां है ना, अलवर्दी खां ने तकावी ऋण की शुरुआत है ना, तकावी ऋण दिया गया था अजय अलवर्दी खां ने। फिर इसकी तकावी ऋण की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने तो शुरुआत की थी इसकी। अब देखता हूँ मैं, अब इसको देखिए, मराठे थे ना, मराठे वो अलवर्दी खां को परेशान करने लग गए। क्या करने लग गए? परेशान करने लग गए मराठे अजय अलवर्दी खां को क्या करने लग गए थे दोस्तों? परेशान करने लग गए। तो क्या किया अलवर्दी खां ने? मराठों का जो सरदार था ना, रघु जी की संधि की थी। मराठों के सरदारों से क्या की थी? रघु जी की संधि की थी। कब की थी ये? 1751 में की थी रघु जी की संधि है जी। किसने की थी? अलवर्दी खां ने मराठों से रघु जी की संधि की थी। अब इस रघु जी की संधि में क्या था ये देखिए, इसमें था रघु जी की संधि में एक तो था उड़ीसा है जी किसको दे दिया? मराठों को दे दिया दोस्तों। किसको दे दिया? मराठों को। और रघु जी की संधि में एक तो उड़ीसा मराठों को दे दिया, दूसरा है जो 12 लाख रुपये है जो चौथ का मतलब होता है कर। 12 लाख रुपये सालाना चौथ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इतना। अब मैं आगे देखता हूँ इसी पर है जी। अब आगे देखिए आप, अब इसके बाद में दोस्तों दूसरा शासक आ जाता है दोस्तों सिराजुद्दौला। कौन आ जाएगा? सिराजुद्दौला का शासनकाल रहता है 1756 से 1757 तक। सिराजुद्दौला आता है ना, उसका शासनकाल रहता है
1756 से 1757 तक है जी मुर्शिद कुली खां। अलवर्दी खां के बाद में आ जाएगा सिराजुद्दौला है जी, 5वें नंबर का शासक यही था, 5वें नंबर का शासक था ये, 5वें नंबर का सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक। अब है जी अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात है जी दोहित पुत्र था ये। दोहित पुत्र का मतलब होता है पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र को कहते हैं दोहित, दोहित कहते हैं। ये कौन था? सिराजुद्दौला। 1756 तक रहता है, 1756 से 1757 तक रहता है। अलवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात है जी पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? दोहित कहलाता है। ठीक है, अब इसके देख लिए सिराजुद्दौला के दुश्मन कौन कौन थे, इनको देखिए थोड़ा सा आगे यहाँ पे। सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला इसके दुश्मन है जी पूर्णिया का शासक था शौकत जंग है जी। एक तो पूर्णिया का शासक था शौकतगंज, जो इसको है जी नवाब नहीं बनने दे रहा था। और एक इसकी मौसी थी घसीटी बेगम। कौन थी? घसीटी बेगम थी दोस्तों, घसीटी बेगम थी इसकी मौसी है जी घसीटी बेगम। और एक शौकत जंग है जी, ये कहाँ का था? पूर्णिया का शासक था और इसकी मौसी थी घसीटी बेगम। और एक कौन था? राय दुर्लभ है जी। ये क्या कर रहे थे? सिराजुद्दौला के है नवाब बनने का है विरोध है। ये सिराजुद्दौला है ना, इसको नवाब बनने का विरोध कर रहे थे, या मतलब ये इसके दुश्मन ही थे एक तरीके से जो विरोध कर रहे हैं वो। एक तो थे शौकत जंग और एक घसीटी बेगम और एक राय दुर्लभ। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है यूरोप में है जो क्या है 1756 से 1763 के बीच एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। वहाँ पर कौन सा युद्ध चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध। किसके बीच? एक तो अंग्रेजों के बीच और एक फ्रांस के बीच। 1756 से 1763 तक है जी सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था यूरोप में। कहाँ पर चल रहा था? यूरोप में। उसी टाइम है जी भारत में क्या चल रहा था? तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये चल रहा था 1756 से और 1763 के बीच क्या चल रहा था? कर्नाटक युद्ध चल रहा था। इसमें है जी जो अंग्रेज अधिकारी थे ये सप्तवर्षीय युद्ध में ये क्या कर रहे थे? विलियम फोर्ट की है किलेबंदी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विलियम है ना, जो फोर्ट विलियम है ना उसकी क्या कर रहे थे? किलेबंदी कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी तो है फोर्ट विलियम की है किलेबंदी कर रहे थे। और इधर है जो फ्रांसीसी अधिकारी है ना, ये फ्रांस के लोग हैं ना, ये क्या कर रहे थे? चंद्रनगर की है किलेबंदी कर रहे थे। दोनों ना अपना अपना है अधिकार कर रहे थे। अंग्रेज अधिकार क्या कर रहे थे? फोर्ट विलियम की एजे किलेबंदी कर रहे थे, जबकि एजे फ्रांसीसी क्या कर रहे थे? चंद्रनगर की एजे किलेबंदी करने लगे थे। ये कौन सा था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अब क्या होता है? ये किलेबंदी कर रहे थे इन्होंने, देखिए एजे इसमें होता है सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम को जीत लिया था। सिराजुद्दौला ने अपनी सेना लेके बंगाल से और प्रस्थान कर गया अंग्रेजों की ओर। तो इसने क्या कर लिया? फोर्ट विलियम को जीत लिया था। और ये है ना फ्रांसीसी हैं जो इसकी है सिराजुद्दौला की बात को मान गए और इन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ पे। ठीक है, सिराजुद्दौला है 1756 में किसको जीत लेता है? फोर्ट विलियम को जीत लेता है। इसके बाद में फोर्ट विलियम को जीत लेता है जब यार क्या होता है कर्नल ट्रैक को है फुल्टा द्वीप पर है शरण लेनी पड़ी थी। कर्नल ड्रैक है ना, कर्नल ड्रैक को है फुल्टा द्वीप पर क्या लेनी पड़ी थी? शरण है। ये कौन था? अंग्रेजी अधिकारी था जो यहाँ से फोर्ट विलियम को किलेबंदी कर रहे थे ना, यहाँ से भाग कर है कर्नल ड्रैक को है कहाँ पर लेनी थी? फुल्टा द्वीप पर है क्या लेनी पड़ी थी? शरण लेनी पड़ी थी दोस्तों। अब क्या होता है आगे देखिए। इसके बाद है 20 जून 1756 को क्या होती है? कालकोठरी की घटना होती है। कालकोठरी की क्या होती है? घटना होती है जिसे ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। कालकोठरी की घटना को क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना कहते हैं। कब होती है ये? 20 जून 1756 को होती है ये। ठीक है, 20 जून 1756 कालकोठरी की घटना, या फिर इसे ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं, ब्लैक होल की घटना कहते हैं। जे हॉलवेल की घटना, जे हॉलवेल ने बताया यह घटना को किसने बताया था? हॉलवेल ने बताया था। 146 अंग्रेज बंदी बना लिए और जिनमें से अगले दिन 23 व्यक्ति क्या बचे थे? जिंदा बचे थे। इसे क्या कहते हैं? कालकोठरी की घटना कहते हैं। कितने थे? 146। इनमें से कितने बचे थे? 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। और यह कोठरी का आकार क्या था? कालकोठरी की जो घटना होती है ना, इस कोठरी का आकार देखिए दोस्तों। अब देखिए इस कोठड़ी का आकार था 18 × 14/10। ठीक है, 146 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे? 23। कब की बात है? 1756 की कालकोठरी की घटना थी जिसे ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला
सिराजुद्दौला के नवाब ने है जी, अंग्रेजों से है जी कि क्या की थी, अलीनगर की संधि की थी। क्या की थी, अलीनगर की संधि है जी 9 फरवरी 1957 को कर ली थी। अलीनगर की संधि है जी, अलीनगर की संधि की थी। किसने की थी, सिराजुद्दौला ने है जी, सिराजुद्दौला ने है जी क्या की थी, सिराजुद्दौला नवाब ने है जी अंग्रेजों से क्या थी, अलीनगर की संधि की थी 1757 को, 1757 को अलीनगर की संधि की थी। अब क्या होता है इस संधि में, अलीनगर की संधि में क्या होता है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। अंग्रेज अधिकारी था इस अलीनगर की संधि में, रॉबर्ट क्लाइव था। इसने अंग्रेजों का अधिकार को बेहाल कर दिया गया था। अंग्रेजों ने इस अधिकार को बेहाल कर दिया गया था इस अलीनगर की संधि में, अंग्रेजों के अधिकार को बेहाल कर दिया गया था और चंद्रनगर छीन लिया गया अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अलीनगर की जो ये संधि की थी ना, अलीनगर की संधि, ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। अंग्रेज अधिकारी था क्लाइव और ये सिराजुद्दौला क्या था, नवाब था। नवाब था। फिर जिसके बाद में क्या होता है, अंग्रेजों ने अधिकार को बेहाल कर दिया। इस अलीनगर की संधि करते ही है जी अंग्रेजों ने इस संधि को है जी चकनाचूर कर दिया और क्या कर दिया, चंद्रनगर को छीन लिया। चंद्रनगर अंग्रेजों ने छीन लिया फ्रांसीसियों से। और इसके बाद में जी क्या होता है, चंद्रनगर को छीन लेते हैं ना, इसके बाद में सिराजुद्दौला ने जी अलीनगर की संधि का है क्या माना था, ये उल्लंघन माना था। उल्लंघन क्या माना था इसको, अलीनगर की संधि का क्या माना था, उल्लंघन। सिराजुद्दौला ने जी अलीनगर की संधि का क्या माना था, उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन मान लिया गया था। फिर इसके बाद में क्या होती है दोस्तों, आगे देखिए, प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है, प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों से अजय सिराजुद्दौला ने अजय अलीनगर की संधि की थी। इसके बाद में अजय उन्होंने क्या किया था, अलीनगर की संधि का विरोध कर दिया और अजय उसने चंद्रनगर को जीत लिया अंग्रेजों ने। इसके बाद में अजय सिराजुद्दौला ने उसे अजय क्या मान लिया, अलीनगर की संधि का क्या मान लिया, उल्लंघन मान लिया। और जब क्या होता है 17 जून 1757 को अजय प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध। अब देखिए सिराजुद्दौला की तरफ कौन थे, मीर अजय मदान थे, मदन मोहन लाल थे, मीर मदान थे। सिराजुद्दौला की तरफ मीर मदन मोहन लाल और सिराजुद्दौला, ये तीनों थे, यानी तीनों तो देखते हैं कौन थे, मीर मदान थे, मदन मोहन लाल थे और सिराजुद्दौला थे। हो गए ना तीनों। अब क्या होता है, इसके बाद में मीर मदन मोहन और सिराजुद्दौला थे कहाँ से, बंगाल की तरफ से अजय, सिराजुद्दौला यानी नवाब मीर मदन मोहन और सिराजुद्दौला। अब इधर से कौन थे, अंग्रेज़ों की तरफ से देख अजय मीर जाफ़र था एक तो, और राय दुर्लभ था। मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, अमीर चंद्र और जगत सेठ। मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, अमीर चंद्र और जगत सेठ था। और एक क्लाइव यानी ये क्या है, सब है षड्यंत्र किया था इन्होंने। क्या किया था, ये एक षड्यंत्र था जिसमें मीर जाफ़र था, राय दुर्लभ थे, अमरचंद थे और जगत सेठ थे। इन्होंने अजय इधर क्लाइव भी था, क्लाइव वर्सेज अजय ये सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। इस प्लासी का युद्ध को क्या कहा था, एक षड्यंत्र कहा था। प्लासी का युद्ध एक क्या था, षड्यंत्र था। सिराजुद्दौला मारा गया था इसमें, सिराजुद्दौला अजय क्या किया गया था, मारा गया था। अब ये मारा किसने कहा था, मीर जाफ़र है ना, मीर जाफ़र, ये देखिए आप, मीर जाफ़र है ना, मीर जाफ़र, इसका पुत्र था मोहम्मद अली बेगम है, मोहम्मद अली बेगम। इसने अजय क्या किया था, इसने मीर जाफ़र के पुत्र मोहम्मद अली बेगम ने अजय सिराजुद्दौला को मार दिया। क्या किया, मार दिया। अब इसके बाद में अजय शासक कौन बनेगा, इसके बाद में अब शासक अजय अंग्रेज क्लाइव जीत जाते हैं इनको, क्लाइव जीत गए तो फिर वो अब जे के बाद में देख लिए मीर जाफ़र अजय यहाँ का क्या बन जाता है, बंगाल का शासक बन जाता है मीर जाफ़र। शासक अजय 1757 से 1760 तक रहता है। मीर जाफ़र अजय शासक बना था ना, वो 1757 से 1760 तक रहता है। अब मीर जाफ़र को अजय क्लाइव का क्या कहा जाता है, गीदड़ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, या क्लाइव का अजय गधा का नाम रखा गया था इसका, क्लाइव का गधा नाम रखा गया था, या क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है किसको, मीर जाफ़र को। ठीक है दोस्तों, मीर जाफ़र को अजय क्लाइव का गीदड़ या फिर क्लाइव का गधा कहा गया था। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को अजय 24 परगना की दीवान दी थी। क्या दी गई थी, 24 परगना की दीवान। और देखिए मीर जाफ़र ने अजय अंग्रेज़ों को क्या दी, 24 परगना की दीवान दी थी मीर जाफ़र ने अजय। अब क्लाइव और अंग्रेज अधिकारियों को अजय उपहार दिया गया था। उपहार किसने दिया गया था, यानी क्लाइव और अंग्रेज अधिकारियों को उपहार किसने दिया था, मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र ही तो शासक बन गया ना, से 1757 1760 तक अजय शासक रहता है मीर जाफ़र। इन्हें गीदड़ भी कहा गया मीर जाफ़र को, अजय क्लाइव का गधा भी कहा गया। मीर जाफ़र ने अजय अंग्रेज़ों को 24 परगना दी थी। क्या दी थी, 24 परगना दी थी। और अजय क्लाइव और अंग्रेज अधिकारियों को उपहार दिया था इसने। अंग्रेज़ों का अजय कठपुतली शासक कौन था, मीर जाफ़र था। अंग्रेज़ों का कठपुतली शासक है ना, या फिर वो अजय गीदड़ अजय किसको कहा था, मीर जाफ़र को कहा था। अब मीर कासिम आ जाता है इसके बाद में, मीर कासिम है जी।
मीर कासिम, कौन आ जाएगा? मीर कासिम है जी। मीर जाफ़र के बाद में कौन आता है? मीर कासिम आता है। मीर कासिम है जी, ये आता है 1760 से 1763 के बीच में। अब ये मुर्शिद कुली खां के बाद है जी एक योग्य शासक था। कौन था? एक योग्य शासक, अच्छा शासक था ये, योग्य था, शासन को चलाने की योग्यता थी इसमें है जी मीर कासिम में। 1760 से 1763 के बीच में रहता है। मुर्शिद कुली खां के बाद है जी क्या था? योग्य शासक था। इसने है जी अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। इसने है जी भाई साहब, किसने? मीर है जी कासिम ने है जी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्या कर ली थी? ट्रांसफ़र कर ली। मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर को है जी किसने की थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने 1760 से 1763 तक था, एक योग्य शासक था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। और इसने क्या किया था? मीर कासिम ने वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव की जो दीवानी थी ना वो अंग्रेज अधिकारियों को प्रदान की थी इसने। वर्धमान, मेदिनीपुर, ये देखिए वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव की ने जो दीवानी या मतलब जो कर वगैरह थे वो सब है जी किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। और मीर कासिम ने और क्या किया था? मीर कासिम ने है जी उप दीवान रामनारायण को अंग्रेजों से सौंपने को कहा। अंग्रेजों से कहा कि मुझे है जी रामनारायण चाहिए। उप दीवान है जी रामनारायण ने जो सौंपने को कहा कि मुझे है जी रामनारायण चाहिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने है जी रामनारायण को है जी सौंप दिया गया था। रामनारायण को किससे सौंप दिया? मीर कासिम को सौंप दिया। और मीर कासिम ने रामनारायण क्या करा दी थी? हत्या करा दी थी दोस्तों। क्या करा दी थी? हत्या करा दी रामनारायण की है जी। अंग्रेजों से है जी मीर कासिम मांगा था। अंग्रेजों ने है जी मीर कासिम है जी अंग्रेजों ने है जी रामनारायण है जी किसे दे दिया? मीर कासिम को दे दिया। मीर कासिम ने है जी उसकी क्या करा दी थी? हत्या करा दी थी दोस्तों, हत्या करा दी। अब हत्या करा देता है तो अब क्या होता है देखिए, अब आ जाएगा। हत्या हो गई किसकी? रामनारायण की। अब इस हत्या के बाद में क्या होता है? एक दस्तक का उपयोग होता है। एक दस्तक का है जी दुरुपयोग। दस्तक एक कर था, ये एक पास था। जैसे भी है जी यहाँ से जाते थे तो दस्तक का पास है जी, क्या था? एक दस्तक का पास था ये। अब देखिए दस्तक का दुरुपयोग कैसे होने लगा। अब ये दस्तक था ना, इसका दुरुपयोग कैसे? ये एक पास था, दस्तक क्या था? एक पास था। नवाबों के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को दिया गया था। जो ये नवाब थे ना थे बंगाल के नवाब, इन्होंने है जी किसको दिया था? अंग्रेज अधिकारियों को दिया था। ये क्या था? पास था। दस्तक का है जी इसका दुरुपयोग कैसे होता है? अब देखिए ये एक पास था, नवाबों ने है जी अंग्रेज अधिकारियों को दिया था। क्या दिया था? एक पास। अब देखिए पटना है ना, पटना कंपनी का अधिकारी कौन था? एलिस था पटना कंपनी का अधिकारी। एलिस ने जो मीर कासिम ने एलिस को हराकर पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने क्या कर लिया था? पटना पर अधिकार कर लिया था। क्यों कर लिया? जो ये एलिस था ना, एलिस पटना का अधिकारी कौन था? एलिस था। ये एलिस है ना जो ये दस्तक का दुरुपयोग करने लग गया था। इस पास का है जी, इसने क्या किया? पास है जी बांटने लग गया। अन्य जो भी कर्मचारी वगैरह थे उनको पास बांटने लग गया एलिस है जी। मीर कासिम को इस बात का पता चल जाता है। मीर कासिम ने एलिस को हराकर है जी पटना पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों ने पुनः है जी फिर क्या किया था? मीर कासिम है ना, मीर कासिम को है जी क्या किया था? अंग्रेजों ने हटाकर है जी पुनः मीर जाफ़र को है जी नवाब बना दिया गया था। जैसे ही पटना के अधिकारी अंग्रेज एलिस को है जी है ना मीर कासिम ने, किसने? मीर कासिम ने एलिस को है जी, एलिस है ना पटना का अधिकारी, एलिस को मीर कासिम ने, किसने? मीर कासिम ने पटना का अधिकारी से हराकर अपना पटना अधिकार कर लिया। किसने? मीर कासिम ने। अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम ने जैसे ही पटना पर अधिकार किया तो अंग्रेजों ने पुनः है जी मीर जाफ़र को है जी नवाब बना दिया। क्या कर दिया था? नवाब बना दिया था। इसके बाद में क्या होता है? मीर कासिम है जी, मीर कासिम जैसे ही गद्दी पे से उतर जाता है तो वो क्या करता है? पुनः गद्दी को प्राप्त करने की कोशिश करता है। मीर कासिम है जी क्या करता है? अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठा दिया। इसके बाद में है जी मीर कासिम है ना जो पुनः गद्दी को प्राप्त करने की कोशिश करता है और युद्ध की क्या करने लग जाता है? तैयारी करने लग जाता है। युद्ध की तैयारी करता है कौन? मीर कासिम है जी। अब जैसे ही मीर कासिम है जी युद्ध की तैयारी करता है तो मीर कासिम है ना, मीर कासिम होता है एक तो, और एक सिराजुद्दौला, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड है जी। ये कौन था? मुगल शासक था शाह आलम सेकंड। सिराजुद्दौला कौन था? अवध का नवाब था सिराजुद्दौला है जो कौन था? अवध का नवाब था। मीर कासिम एक कौन था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला। मीर कासिम तो बंगाल का नवाब था जिसकी जगह है जी मीर जाफ़र है जब नवाब बन गया।
और एक सिराजुद्दौला, ये क्या था, अवध का नवाब था। और मीर कासिम है जो कौन था, बंगाल का शासक था। अब ये क्या होता है, तीनों है जो युद्ध की तैयारी करके अब होता है इनके बीच में बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का क्या होता है, युद्ध होता है। 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध की पूरी तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर युद्ध चालू हो जाता है 22 अक्टूबर 1764 में। अब इसमें देखिए अंग्रेजों की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। जबकि बंगाल की तरफ से मीर कासिम था, सिराजुद्दौला अवध की तरफ से थे, और शाह आलम मुगल शासक था। ये तीनों ने यहाँ पर क्या किया था, बक्सर का युद्ध किया था। बक्सर के युद्ध में पहली बार भारतीय सेना ने भी क्या लिया था, भाग लिया था दोस्तों। पहली बार है जो भारतीय सेना ने कहाँ पर भाग लिया था, बक्सर के युद्ध में 1764 में। 1764 में भाग लेती है भारतीय सेना। अब भारतीय सेना भाग लेती है तो 24 अक्टूबर 1764 को सेना की एक टुकड़ी नवाब में आकर मिल गई। नवाब की तरफ आकर मिल गई एक सेना की टुकड़ी है बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, जो हटा दिए और इसकी जगह मीर जाफ़र बैठ गए। तो इनकी तरफ क्या है, सेना की एक टुकड़ी आकर नवाब की ओर मिल गई थी दोस्तों, नवाब की ओर मिल गई। अब जैसे ही एक टुकड़ी आकर नवाब की ओर मिली तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला और शाह आलम के साथ इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियाँ कर ली। रॉबर्ट क्लाइव था ना, ये रॉबर्ट है ना तो हेक्टर मुनरो युद्ध कर रहा है किस किस के बीच में, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम। ठीक है, जब इस युद्ध में पहली बार भारतीय सेना ने युद्ध में भाग लिया था, भारतीय सेना ने युद्ध में हिस्सा लिया था, भाग लिया था 1764 में। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, ये युद्ध समाप्त होने से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला, ये कहाँ का था, ये था अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, और शाह आलम ये कहाँ था का मुगल शासक के साथ इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियाँ कर ली इसने रॉबर्ट क्लाइव ने क्या थी, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की क्या की थी, दो अलग अलग संधियाँ कर ली। सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर ली, इलाहाबाद की संधियाँ कर ली। अब संधियाँ हो जाती हैं, इसके बाद में संधियों के बाद में क्या होता है, नजमुद्दौला शासक बन जाता है यहाँ का, नजमुद्दौला शासक बन जाता है 1765 से 1766 तक। नजमुद्दौला क्या बन जाता है, बंगाल का शासक बन जाता है नजमुद्दौला 1765 से 1766 तक। और मीर जाफ़र का अल्पवयस्क पुत्र नवाब बना था। मीर जाफ़र है ना, मीर जाफ़र का अल्पवयस्क पूरा उम्र का न होने के कारण मतलब अल्प आयु का था, जो क्या बन गया, अल्पवयस्क क्या बन गया था, यहाँ का बंगाल का नवाब बन गया था। नजमुद्दौला 1765 से 1766 तक ये बन जाता है। इसने द्विविध शासन शुरू की, और इसने द्विविध शासन व्यवस्था शुरू की थी नजमुद्दौला ने 1765 से 66 मीर जाफ़र का अल्पवयस्क पुत्र नवाब बना और द्विविध शासन की शुरुआत की थी। अब इसके बाद में क्या होता है, अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा मैसूर, मैंने पूरा बंगाल पढ़ लिया, मैसूर के बारे में देखता हूँ मैं। मैसूर है ना, मैसूर इसमें क्या है, वाडियार वंश का शासन था। कौन से वंश का था, वाडियार वंश का शासन था मैसूर में। कब था, 1612 ईस्वी में। और चिक्का कृष्ण राज है ना, उसने राजा कठपुतली बना लिया था। वाडियार वंश का क्या था यहाँ पर, मैसूर में शासन था। और चिक्का कृष्ण राज राजा कठपुतली बना लिया था यहाँ का मेन शासक किसके, देवराज और ननजराज। देवराज और ननजराज ने वास्तविक शक्ति इन्हीं के हाथों में थी, देवराज और ननजराज के बीच में थी वास्तविक शक्ति कहा कि मैसूर की। अब क्या होता है देखिए, ये देवराज के समय में ही उसकी सेना में हैदर अली का क्या होता है, उत्थान होता है। जो ये शासक था ना मैसूर के वास्तविक शक्ति एक तो देवराज और एक ननजराज के वास्तविक शक्ति, ये दोनों के हाथों में थी, देवराज और ननजराज के बीच में। नजराज या फिर ननजराज, देवराज और नजराज। अब ये नजराज है ना, नजराज के समय में इसकी सेना में हैदर अली का क्या होता है, उत्थान होता है। नजराज की समय में ही इसकी सेना में एक हैदर अली का क्या होता है, उत्थान होता है। अब मैं हैदर अली के बारे में देखता हूँ। हैदर अली है ना, हैदर अली ये 1721 ईस्वी में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। 1721 ईस्वी में क्या होता है, साधारण परिवार में जन्म होता है। और ये योग्य और सुदर्शी शासक था, और सुदर्शी शासक था ये हैदर अली। 1721 ईस्वी में क्या होता है, साधारण परिवार में जन्म होता है और एक योग्य शासक था ये। 1755 ईस्वी में ये डीजी गुल का क्या बना था, शासक बना था।
डीडी गुल का एज शासक कौन बन जाता है? हैदर अली बन जाता है 1755 ईस्वी में। ये डीडी गुल का एज क्या बन जाता है? शासक बना था। और आधुनिक वस्त्रागार तोपखाना की स्थापना की थी, क्या की थी? हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डीडी गुल का एज शासक बन जाता है। और आधुनिक एज वस्त्रागार और तोपखाना की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी। ये क्वेश्चन है जो मोस्ट है इसमें। ये आधुनिक वस्त्रागार और तोपखाना की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी। हैदर अली का जन्म है जो एक साधारण परिवार में होता है ना। हैदर अली का क्या होता है? एक साधारण परिवार में जन्म होता है हैदर अली का जन्म है जो एक साधारण परिवार में होता है दोस्तों। क्या होता है? साधारण परिवार में जन्म होता है। और 1721 ईस्वी में साधारण परिवार में जन्म हुआ था। योग्य और जो सूरदर्शी शासक था, है शिक्षित नहीं था। ये क्या नहीं था? शिक्षित भी नहीं था हैदर अली। 1% भी पढ़ा लिखा नहीं था हैदर अली। 1721 ईस्वी में साधारण परिवार में जन्म हुआ। योग्य शासक था वैसे और सुदर्शी है और ये शिक्षित नहीं था। 1755 ईस्वी में डीडी गुल का अजय शासक बना दिया गया था हैदर अली को। आधुनिक वस्त्रागार और तोपखाना की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी। आधुनिक वस्त्रागार और तोपखाना की स्थापना हैदर अली ने की थी। अब हैदर अली ने अपनी राजधानी अजय श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। हैदर अली ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। देख हैदर अली ने क्या किया था? ये साधारण परिवार में जन्म हुआ था 1721 में। योग्य शासक था, शिक्षित नहीं था, यानी डीडी गुल का अजय शासक बना था 1755 में। इसने अजय वस्त्रागार और तोपखाना की स्थापना की थी हैदर अली ने। हैदर अली ने अपनी राजधानी अजय श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बना दी गई थी। अब आंग्ल मसूरी युद्ध होते हैं, उनको देखते हैं बारी बारीकी से। 4 आंग्ल मसूरी युद्ध होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 4। अब मैं एक एक को देखता हूँ बारी बारीकी से। 4 आंग्ल मसूरी युद्ध होते हैं। इनमें देखिए ये तो हो जाएगा क्रम, ये समय हो जाएगा उसका, ये गवर्नर हो जाएगा, ये शासक हो जाएगा। ये कौन सी संधि के तहत? अब प्रथम आंग्ल है जो मसूरी युद्ध है ना, प्रथम आंग्ल मसूरी युद्ध ये होता है 1767 से 1769 के बीच है। उस टाइम है जी 1767 से 1769 के बीच गवर्नर कोई नहीं था और हैदर अली शासक था उस टाइम है। कौन था? हैदर अली शासक था। और संधि है जो मद्रास की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? मद्रास की। अब द्वितीय है जो कर्नाटक युद्ध होता है, इसमें 1780 से 1784 तक होता है। वॉरेन हेस्टिंग है जो उस टाइम कौन थे? गवर्नर थे यहाँ के, वॉरेन हेस्टिंग। और शासक है जो हैदर अली था। पहला और द्वितीय में है पहला मसूरी युद्ध और द्वितीय मसूरी युद्ध में कौन थे? हैदर अली था। और मंगलोर की संधि होती है 1784 में। कब होती है? 1784 में होती है। पहले में है जो मद्रास की संधि हुई थी, दूसरे में है जो मंगलोर की मगलोर की है जो क्या होती है? संधि होती है। अब तृतीय मसूरी युद्ध है जो कब होता है? 1790 से 92 में होता है। 1790 से 92 में कार्नवालिस है जो कौन था? यहाँ का शासक, वो था गवर्नर है जी। और टीपू सुल्तान है जो कौन था? यहाँ का शासक था, टीपू सुल्तान। ये तृतीय और चौथी है जो मसूरी युद्ध होते हैं ना, आंग्ल मसूरी युद्ध, इसमें है जो कौन था? टीपू सुल्तान था। प्रथम में है जो कौन था गवर्नर? कोई भी गवर्नर नहीं था। द्वितीय में हेस्टिंग था। तृतीय में है जो करनाल था। और चौथी में कौन था? वेलंजली है जो ये होता है 1792 में। 1700 कब होता है? 92 में होता है। ये टीपू सुल्तान थे तीसरे और चौथे में है जो शासक। और है जो तृतीय की है जो होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तृतीय में कौन होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे है ना आंग्ल मसूरी युद्ध में कौन सी होती है? सायक है जो सायक संधि होती है। कौन सी संधि होती है? सायक संधि। अब मैं एक एक को देख लेता हूँ हल्का सा। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे देख प्रथम है जो कर्नाटक युद्ध है जी, प्रथम आंग्ल मसूरी युद्ध होता है 1767 से 69 बीच होता है। 67 से 69, फिर 80 से 84 द्वितीय, 80 से 84, फिर 90 से 92 और फिर तृतीय। चतुर्थ है जो हो जाएगा 1799 में। पहली है जो मद्रास की संधि हो जाएगी। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलोर की संधि, मंगलोर की, तीसरा में है जो भाई साहब रंगपट्टनम की संधि, तीसरा में रंगपट्टनम की, और चौथा में है जो सायक संधि हो जाएगी। कौन कौन सी संधि हो जाएंगी एक बार और देखिए। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलोर की संधि 1784 में, फिर रंगपट्टनम की संधि, तीसरा है जो मसूरी युद्ध में, चौथा में सायक संधि हो जाएगी। दोनों में है जो भाई साहब शासक कौन थे? पहले दूसरा में है जो हैदर अली, फिर तीसरा चौथा में कौन थे? टीपू सुल्तान थे। पहला में है जो कोई भी गवर्नर नहीं था, दूसरा में वॉरेन हेस्टिंग थे, फिर तीसरा में है जो कॉर्नवालिस थे, चौथा में वेलंजली थे। 17 से है जो 69 से 67 से 69 होता है। 80 से 84 होता है द्वितीय। तृतीय है जो 1792, 90 से 92 होता है। और चौथा है जो 1799 में होता है। ये हो जाएंगे। आगे देखता हूँ मैं। अब हैदर अली की मृत्यु है जो कौन सी युद्ध में होती है? हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी पार्टोनोवा के युद्ध में। पोर्टोनोवा का युद्ध होता है भाई साहब 1782 में होता है। इसका पुत्र, अब हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। 1782 में है जो किसकी? हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद में टीपू सुल्तान क्या बन जाएगा? यहाँ का शासक बन जाएगा। अब ये जो टीपू सुल्तान है इसका कार्यकाल देख लिए 1782 से 1799 तक।
1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान का कार्य रहता है। टीपू सुल्तान के बारे में देखिए अब दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में, ये किसका था? हैदर अली का पुत्र था। 1782 से 1799 तक ये कहाँ का रहता है? शासक रहता है। 1782 से 1799 तक शासक रहता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान है जो फ्रांस की क्रांति से क्या था? प्रभावित था। टीपू सुल्तान है जो कहाँ से था? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था दोस्तों है जी। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन दल का है जो क्या था? सदस्य था। जोकोबिन है ना, जैकोबिन दल का है जो क्या था? सदस्य था। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था टीपू सुल्तान। जोकोबिन दल का है जो क्या था? सदस्य था। इन्हें जो नए नए प्रयोग किए थे ना वो टीपू सुल्तान ने वो किया था। नाप तोल प्रणाली की है जो खोज की थी। नए कैलेंडर जारी किए थे। नई है जो मृदा चलाई थी इसने, क्या थी? नई मृदा, नाप तोल प्रणाली, नए कैलेंडर और नई मृदा का है जो प्रचलन किया था टीपू सुल्तान ने। 1782 से 1799 तक शासनकाल रहता है ना। और ये फ्रांस क्रांति से प्रभावित था। फ्रांसी है ना, जैकोबिन दल का सदस्य था। जैकोबिन दल का क्या था ये दोस्तों? सदस्य था। फ्रांस क्रांति से प्रभावित जैकोबिन दल का सदस्य है ना। नापतोल प्रणाली, नई कैलेंडर, नई मृदा। और टीपू सुल्तान ने जो यूरोपीय पद्धति पर अपनी अजय सेना का क्या किया था? गठन किया था। यूरोपीय सेना पर है अपनी सेना क्या किया था? गठन। टीपू सुल्तान ने यूरोपीय सेना पर अपनी सेना क्या किया था? गठन किया था। फ्रांस का है सहयोग लिया था इन्होंने, फ्रांस का सहयोग लिया था। नौसेना का गठन किया था। दो तटों का निर्माण, नौसेना का गठन। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है टीपू सुल्तान है जो क्या देता है? विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है टीपू सुल्तान है जी। क्या कहता है? विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। नौसेना का गठन किया था। दो तटों का निर्माण, फ्रांस का है जो सहयोग लिया था। तथा इन्होंने अपनी सेना है जो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित भी था। अब देखिए, फ्रांस, ईरान और पेगू आदि देशों में ऐसे अपना दूत भेजा था इसने। जो कहाँ पर भेजा था? फ्रांस, ईरान और पेगू आदि देशों में ऐसे अपना दूत कौन भेजता है? टीपू सुल्तान भेजता है। कहाँ पर? फ्रांस में, ईरान में, पेगू में, आदि सेनाओं में अपना, आदि देशों में अपना दूत भेजता है कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को ऐसे क्या है? श्रीरंगपट्टनम में ऐसे स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था इन्होंने। रंगपट्टनम है ना, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का क्या लगाया था? वृक्ष लगाया था। और इन्होंने जो कर लिया था ना भूमि पर है जी 1/3 है जी। टीपू सुल्तान ने जो कर लिया था वो क्या लिया था? 1/3 लिया था। अब टीपू सुल्तान ने एक बात कही थी, गीदड़ की तरह लंबा जीवन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन का जीवन जीना बेहतर होता है। कि गीदड़ की तरह लंबा, क्या कहा दोस्तों एक बार और देखिए, गीदड़ की तरह लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि गीदड़ की तरह लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन का जीवन जीना चाहिए। ये किसकी लाइन है? टीपू सुल्तान की हो जाएगी। टीपू सुल्तान एक सहिष्णु है जो शासक था। सहिष्णु शासक है जो माँ, और टीपू सुल्तान सहिष्णु शासक था। माँ शारदा है ना, माँ शारदा के मंदिर का निर्माण में है जो धन दिया था टीपू सुल्तान ने। माँ शारदा के मंदिर के निर्माण में क्या दिया था? धन दिया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान के महल से है जी 100 मीटर की दूरी पर है जी रंगनाथ मंदिर। टीपू सुल्तान के महल से, टीपू सुल्तान का जो महल था ना उसे 100 मीटर की दूरी पर रंगनाथ मंदिर था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो जाती है दोस्तों। कब हो जाएगी? 1799 में रंगपट्टनम में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? रंगपट्टनम में 1799 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब है जी मैं अगले वीडियो में देखूँगा कुछ भारतीय राजनीति के बारे में। अब मैं देखूँगा भारत के अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ क्या थी भारत में अंग्रेज़ों की। हमें टीपू सुल्तान को एक बार और देख लेता हूँ। 1782 से 1799 तक शासनकाल रहता है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। जैकोबिन दल का सदस्य था है ना। नाप तोल प्रणाली थी। नए कैलेंडर और मृदा का चलन का प्रारंभ किया था टीपू सुल्तान ने है ना। यूरोप की पद्धति से ऐसी सेना का गठन किया था टीपू सुल्तान ने। फ्रांस का ऐसे सहयोग लिया था इन्होंने। नौसेना का गठन किया था। 2 तट का निर्माण किया था। विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। फ्रांस, ईरान और पेगू क्षेत्र पर ऐसे अपना ऐसे दूत भेजा था देशों में। टीपू सुल्तान ने क्या किया था? स्वतंत्रता का ऐसे रंगपट्टनम में ऐसे स्वतंत्रता का ऐसे वृक्ष लगाया था। भूमि का 1/3 ऐसे कर लिया था इन्होंने है ना। और गीदड़ की तरह लंबा जीवन जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन का जीवन बेहतर होता है। कि गीदड़ की तरह लंबा जीवन जीने से बेहतर होता है कि शेर की तरह एक दिन का जीवन जिया जाए। टीपू सुल्तान ऐसे सहिष्णु का ऐसे शासक था। और माँ शारदा के मंदिर में ऐसे टीपू सुल्तान ने माँ शारदा के मंदिर में ऐसे धन दिया था। और टीपू के महल से 100 मीटर की दूरी पर है ना रंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? रंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया। और टीपू सुल्तान की मृत्यु है 1700 कब हो जाएगी? 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।